नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। बात इंदौर की करते हैं, जहां महाराष्ट्र से आए युवक को अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। गणेश मोहिते नाम का यह शख्स महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से आया था। युवक को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अंतिम चौराहे पर खड़ा था। युवक को आनन फानन में तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने युवक को गोली मारी वो भी महाराष्ट्र की नंबर की गाड़ी से आया था। मल्हारगंज पुलिस केस दर्ज कर अब जांच कर रही है। तो युवक अंतिम चौराहे पर खड़ा था जहां उसे गोली मारी गई। युवक महाराष्ट्र का रहने वाला था। हमलावर जिस गाड़ी से आया था उस गाड़ी का नंबर भी महाराष्ट्र का ही था। कौन लोग आए गोली मार के चले गए आपको? तो एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, उसमें से एक जानवर था और उसने हमारे पास आके गोली चले। हम रुके थे वहाँ। कितने लोग थे वो एक ही जानवर था। वो कहाँ की गाड़ी थी, क्या थी? MH-05 वो तो मुंबई तरफ की थी। मुंबई की थे और हम पुणे के। आप कितने लोग थे? मैं और मेरे दोस्त। कौन लोग आए गोली मार के चले गए आप? तो सुना आपने, युवक ने यहां मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया कि किस तरह गोली मारी गई, किसके साथ वो खड़ा था। मल्हारगंज थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच भी कर रही है। युवक का बयान भी लिया गया है। अंतिम चौराहे पर जिस समय खड़ा था युवक, उस समय उसे गोली मारी गई। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, जिस तरह सरेराह गोली मारी गई युवक को, उससे साफ जाहिर होता है कि बदमाश किस तरह बेखौफ बने हुए हैं और पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर कर रही है। क्या कुछ अब तक इनपुट मिल पाया है? देखिए, पुलिस की जांच में अब तक चीज़ें सामने आई है कि जिसने शिकायत की है, जो युवक हैं थाने पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इंदौर आए थे और यहां से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने जाने वाले थे। अंतिम चौराहे की घटना है, उन्होंने बताया। उस वक्त तो अपने दोस्त के साथ वहां पे खड़े थे, उज्जैन जाने के लिए गाड़ियां तलाश रहे थे कि किस गाड़ी से वो उज्जैन जाए। उसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी आती है और स्विफ्ट गाड़ी से कांच नीचे करके ड्राइवर सीट के पास बैठे हुए शख्स ने उन पर फायर कर दिया। हालांकि गोली उन्हें छूते हुए निकल गई है। ये उन्होंने पुलिस को बयान दिया है और फिलहाल इस वक्त एमवाय हॉस्पिटल में उनकी स्थिति सामान्य है। लेकिन पुलिस की जांच में एक बात अभी सामने आई है कि जिसने ये पूरे मामले की शिकायत की है, उनका वही मुंबई के पुणे महाराष्ट्र में कोई ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर उनके सगे चाचा से उनका विवाद चल रहा है, यानी संपत्ति का बड़ा विवाद चल रहा है। और युवक ने आशंका व्यक्त की है कि गोली चलाने के लिए जिसने फायर किया है वो शायद चाचा के द्वारा भेजा गया कोई शूटर है या चाचा ने भेज के किसी से फायर कराया। इस तरीके की बात सामने आ रही। लेकिन पुलिस हर एक जाँच को लेकर इन्वेस्टिगेशन करी। पुलिस का कहना है चूंकि पूरा मामला संपत्ति का, इसलिए ये CCTV भी खंगाले जा रहे हैं। CCTV देखा जा रहा है वो गाड़ी जितने बजे बताई गई, क्या वो गाड़ी वहाँ पर नजर आ रही है। अगर वो गाड़ी वहाँ पर थी, क्योंकि उसका महाराष्ट्र पासिंग नंबर भी बताया गया है, तो वो गाड़ी फिर कहाँ गई, उसके अंदर बैठे हुए लोग कौन थे, अगर फायर किया गया तो उसकी जो खोल है क्या बाहर गिरी थी या गाड़ी के अंदर रह गई थी, या ऐसा तो नहीं है कोई प्लानिंग के तहत में इस तरीके से इंदौर आके ये बताया गया हो कि चाचा ने उन पर हमला करा दिया। क्योंकि मामला जो है वो संपत्ति विवाद का बड़ा चल रहा है। तो हर एक एंगल पे इस वक्त इंदौर पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एक एंगल में पुलिस की जांच चल रही है और बहुत सारे CCTV फुटेज भी सामने आ गए। स्थितियां क्या है और वजह क्या रही इस पूरे विवाद की, 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जानकारी के लिए। बात शहडोल की, जहां कोयले से भरी एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से रेलवे की 4 लाइनें प्रभावित हुई हैं। हादसा शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेल यार्ड पर हुआ। मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के परसा से कोयला लोड कर राजस्थान जा रही थी। रेल प्रशासन का कहना है कि इस हादसे का ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहडोल में कोयले से भरी ये मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से रेलवे की 4 लाइनें प्रभावित हुई हैं। हादसा शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेल यार्ड पर हुआ। मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के परसा से कोयला लोड कर राजस्थान जा रही थी। रेल प्रशासन का कहना है कि इस हादसे का ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मानसून की पहली बारिश में ही पूरा मुरैना शहर जलमग्न हो गया। शहर की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसके बाद सड़क पर भरे कीचड़ और गंदगी के खिलाफ वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया। जल जमाव और गंदगी के खिलाफ वार्ड नंबर 47 के लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वार्ड वासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बता दें कि हर साल मानसून के मौके पर मुरैना शहर में जल जमाव देखने को मिलता है, जिससे निजात दिलाने के लिए वार्डवासी, निगम प्रशासन, कलेक्टर से लेकर नेताओं तक से गुहार लगा चुके हैं। अमित शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, बताएं क्या स्थिति है वहां पर? कि पहली बारिश है, यानी कि मानसून ने दस्तक दी है। इस मानसून की बारिश से, पहली बारिश से नगर निगम के सभी दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर की 1 दर्जन जमाव हो गया है। आपको बता दूं कि चाहे तो बस स्टैंड के पीछे वाले इलाके की बात की जाए या गणेशपुरा की बात की जाए या वार्ड क्रमांक 43 की बात की जाए, यहाँ पर इस कदर पानी भरा कि लोग घुटने घुटने पानी में निकलने को मजबूर थे। और 2 घंटे बाद पानी तो सूख गया, लेकिन जो दलदल वाली सड़कें होती हैं उनसे लोगों को इतनी परेशानी आ रही थी कि कई लोग, स्कूल के जो छात्र होते हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और जो लोग ठेले वाले हों या फिर हाथ ठेला लगा करके अपना व्यापार रोजगार चलाते हो, ऐसे लोगों को घर से निकलने में बेहद परेशानी हो रही थी। इसी से नाराज वार्ड क्रमांक 43 के लोगों ने सड़क पर बैठ करके धरना शुरू कर दिया, और इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर के जो नगर निगम प्रशासन है उनके खिलाफ नारेबाजी की, और उनका आरोप है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से हर वर्ष इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां 7 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी। एक दिन की कार्य समिति बैठक में 1000 नेता जुटेंगे। बैठक में राष्ट्रीय नेता के शामिल होने की संभावना है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अगली रणनीति बनाएगी। आगामी संगठन चुनाव की रणनीति भी तय होगी। तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। एक दिन की इस कार्य समिति बैठक के लिए 1000 नेता यहां मौजूद रहेंगे। बैठक में राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। अमित शाह शामिल हो सकते हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरह से बैठक होने जा रही है? क्या एजेंडा बैठक का रह सकता है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी अब इस सप्ताह में अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने वाली, उसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। हालांकि अभी स्थान को लेकर असमंजस बना है कि भोपाल में होगी या इंदौर में, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो 7 जुलाई को इंदौर में रहेंगे और 7 जुलाई को माना जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति होगी। तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए खुद अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे, और पार्टी की इसी तरह की तैयारी है कि अमित शाह अगर आए, क्योंकि दोनों ही जो मध्य प्रदेश में सफलता मिली विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, जिस तरह का प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, पहली बार सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो उसी को ध्यान में रखकर अमित शाह का मार्गदर्शन सभी नेताओं को मिले, इस तरह की पार्टी की तैयारी है। शैलेंद्र, धन्यवाद। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ और खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। सरकार इस बार 88,540 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश की सरकार 73,540 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज लेगी, जबकि 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर फ्री बीज योजना की वजह से अधिक भार पड़ रहा है। फ्री बीज की वजह से भार पड़ रहा है। ये कर्ज लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। अब बताइए, मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। बावजूद इसके सरकार चाहती है कि हम मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन कराएं, हम मंत्रियों को नए नए वाहन खरीदवाएं, जबकि मंत्रियों के पास पिछले बार के क्रिस्टा इनोवा गाड़ियां हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी योजना और आगे की है। अरे ये तो बंगले भी बनाने को तैयार थे हरियाली काट के शिवाजी नगर में, लेकिन कांग्रेस ने जनता के साथ मिलकर ज़बरदस्त विरोध किया, तो उस पर इन्हें फिलहाल ये चुप रहे। कुल मिला के मध्य प्रदेश की सरकार अब उधार लेकर घी पीने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के विकास और आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्ज लेने का फैसला किया है।
भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। तो कर्ज से विकास के काम होंगे, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। लेकिन यहां पर सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर तेज होती नजर आ रही है। पहले से ही खजाना खाली है, कर्ज का बोझ राज्य की सरकार पर है, लेकिन अब और कर्ज लेने का जो ये फैसला है उस पर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। सरकार का कहना है कि जो विकास के कार्य हैं, योजनाएं हैं, उनको रफ्तार मिलेगी इस कर्ज से। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, कर्ज पर सियासत तेज हो गई है अब? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है और करीब 88,000 करोड़ के कर्ज की बात कही जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ और 73,000 करोड़ निजी जो बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। तो निश्चित ही कर्ज मध्य प्रदेश पे लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने, तो पिछले 6 महीने में सरकार 42,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और लोकसभा की आचार संहिता लगी थी, उस बीच भी 5,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया था। तो निश्चित ही कर्ज को देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो फ्री बीज योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं का भार बोझ अब इतना बढ़ चुका है। लाडली बहना योजना ही अकेले 15,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करना होता है। तो ये सारी योजनाएं तो लागू हो गई, लेकिन अब इनके लिए जो आखिरी पात्र है उस तक राशि पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए चैलेंज है और उसी दिशा में अब कर्ज लेना पड़ रहा है। लगातार लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो 42,000 करोड़ का तो कर्ज पिछले 6 महीने में लिया, उसके पहले भी तो करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पर आ चुका है। और आगे क्या स्थिति होगी जिस तरह से कर्ज लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी सरकार का साफ कहना है कि ये सारा कर्ज विकास के लिए ज्यादा है, जीडीपी और जो रेशियो रेट है उसके हिसाब से ही लिया जा रहा है, इसमें किसी भी कानून का नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इस कर्ज को किस तरह चुकाएगी, और इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। सियासत गर्म है और ये देखना होगा कि आखिर कर्ज के बाद ये योजनाएं कितनी आगे तक चलेगी, क्योंकि सवाल बार बार यही है कि योजनाओं का पैसा तो हर बार देना ही पड़ेगा। अगर लाडली बहना योजना आपने शुरू की है तो 15,000 करोड़ तो आपको देना ही पड़ेंगे। बिल्कुल वही चैलेंज है। अब किस तरह रास्ता निकलता है, लोकभावी योजनाओं के चलते सियासत में एक एज हासिल होता है और अब उन योजनाओं की पूर्ति के लिए भी समाधान निकालना ही होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है, जहां ड्रॉप एंड गो जोन में कार पर एक शेड गिर गया। कार का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त कार में कोई शख्स मौजूद नहीं था। हाल ही में एयरपोर्ट का रेनोवेशन हुआ था। 450 करोड़ की लागत से यह रेनोवेशन हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। ड्रॉप एंड गो जोन में कार पर शेड गिरने से यह हादसा हुआ है। कार का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त कार में कोई शख्स मौजूद नहीं था। हाल ही में एयरपोर्ट का रेनोवेशन भी किया गया था। 450 करोड़ की लागत से रेनोवेशन हुआ था। तो किस तरह देखिए कार के ऊपर शेड जो गिरा है आप देख सकते हैं, और किस कदर नुकसान कार को पहुंचा है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। डुमना एयरपोर्ट पर ये हादसा हुआ। ड्रॉप एंड गो जोन था यहाँ पर, जहाँ पर कार के ऊपर अचानक ये शेड गिर गया। कार का जो ऊपरी हिस्सा था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। गनीमत थी कि हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, 450 करोड़ की लागत लगी थी रेनोवेशन पर, और 450 करोड़ पर लगता है कि यहाँ पानी फिर गया जिस तरह से यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, ये पानी ही फिर गया है इस पूरी लागत पर और पूरी मेहनत पर, क्योंकि आज सुबह जब बारिश हुई तो जरा सी बारिश में इस शेड पर पानी भर गया और कुछ देर बाद वह शेड भर कर नीचे गिर गया। सरकारी गाड़ी है, उसमें शासन की कोई गाड़ी थी जिस पर ये शेड गिरा है, और गनीमत ये रही कि उसमें कोई सवार नहीं था। कहीं ना कहीं एक बार फिर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं करोड़ों रुपए की लागत से, उनमें इस तरह की गड़बड़ियां देखने को आती हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इनका काम करने वाली एजेंसियां
विकास कार्य करने वाली एजेंसियां गुणवत्ता पर कितना ध्यान देती हैं। फिलहाल इसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे की मुख्य वजह क्या है। शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। अगली खबर भिंड से है, जहां विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पति पर ही अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। दबोह थाने के वार्ड नंबर 13 का मामला है। भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। शिवपुरी में अवैध खेती को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। वन की जमीन पर खेती करने को लेकर यह खूनी संघर्ष दो गुटों के बीच हुआ। इस संघर्ष में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 300 बीघा वन जमीन पर खेती को लेकर यह लड़ाई हुई। सुरबाया थाना क्षेत्र के चुरगांव में मारपीट हुई है। वन क्षेत्र की मोहनगढ़ बीट का यह मामला है। जो संघर्ष हुआ था जमीन को लेकर, खेती को लेकर, वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अगली खबर बुरहानपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वन विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। 5 हेक्टेयर से ज्यादा वन की जमीन को छुड़ाया गया। सोनूद के जंगल में वन विभाग की कार्रवाई हुई है। वन जमीन पर फसल उगाने की तैयारी थी। वन विभाग ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र को लेकर कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की माने तो विधायकों के साथ संगठन भी सरकार को घेरेगा। नर्सिंग घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई समेत कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मुद्दे हैं जिन्हें इस बार उठाने की आपकी तैयारी है? देखिए, कई मुद्दे हैं। नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे किसानों को गेहूं खरीदी का हो, चाहे लाडली बहना का हो, और सरकार जिस प्रकार से कर्ज ले रही है तो आय के स्रोत तो बढ़ा नहीं रही है। उस जमीनें बेच के, सरकारी जमीनें बेच के आय का स्रोत बना रखा। जमीनें भी कम भाव में बेची जा रही है। तो ये घोटाले भी है और सरकार क्यों असक्षम होती जा रही है, इस पे बिल्कुल विपक्ष पूरा जवाबदेही तय कराएगा कि किनकी जवाबदेही उस पर तय करे सरकार। जी सर, सदन के अंदर तो तैयारी है आप लोगों के घेरने की। आपने ये भी कहा है विधायकों को कि तथ्यों के साथ आप लोग विधानसभा में आए। सदन के बाहर क्या रणनीति रहेगी? यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई से भी कुछ बातचीत है? स्वाभाविक एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, चाहे प्रमुख संगठन हो, पीसीसी हो, सभी से तालमेल है और सदन से लेकर मैदान तक पूरी कांग्रेस आपको दिखेगी। कांग्रेस विधानसभा का जब सेशन शुरू होगा तो नर्सिंग घोटाला, जल जीवन मिशन की बात हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे हों, उन्हें जोर शोर से उठाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं नीट केस में सांसद विवेक तन्खा की सलाह है कि एनटीए को भंग करने का समय आ गया है। एम्स से कराई जाए नीट की परीक्षा, इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। एनटीए केवल एक पंजीकृत सोसाइटी है और अब एनटीए को भंग करने का समय आ गया है। सार्वजनिक डोमेन में पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार #NTA एक पंजीकृत सोसाइटी है। समय आ गया कि इसे भंग कर दिया जाए और एम्स को सहयोगी एम्स के रूप में, एम्स न्यू दिल्ली को सहयोगी एम्स के रूप में आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। देखते हैं टॉप 20।